हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो चुका है। आज है चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10 एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है, देखो सबसे पहले द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होगा? एग्री, इसमें दो वर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला है एग्री, दूसरा है कल्चर। ठीक है, तो एग्री का मतलब होता है लैंड और उसके बाद है कल्टीवेशन। कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। तो इससे क्लियर है कि एग्रीकल्चर मतलब लैंड पे जो भी कल्टीवेशन होता है उसी को एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर उसी को कहा जाएगा। देखो अब उसके बाद है कि ना, देखो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर बहुत तरीके के हो सकते हैं। अब इसके बारे में बताया गया है, एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी से हम लोग को फूड मिलता है। और एग्रीकल्चर बहुत टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ फार्मिंग क्या क्या हो सकते हैं? पहला प्रिमिटिव हो सकते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव फार्मिंग में कौन सा आ सकता है? सबसे पहला है इसमें प्रिमिटिव फार्मिंग में झूमिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, स्लैश एंड बर्न का यूज किया जाता है कि एक जगह पे ना क्या करता है, और फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है। इसको ना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ना, एक इसको ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग कहते हैं और मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। सॉरी, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारा है उसमें झूमिंग कहते हैं और मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ना, एक जगह से ना जहाँ पे हम सबको मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन हो जाता है उसको ना फिर खत्म हो जाता है, उसका जब प्रोडक्शन काट लिया जाता है, उसका हार्वेस्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद ना वहाँ जला दिया जाता है और उसको ना जला के छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद ना दूसरी जगह पे जाके फिर से एग्रीकल्चर किया जाता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो जो प्लेस होता है उसको ना बहुत दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ना वो फिर से फर्टाइल हो सके। ठीक है, फिर इंटेंसिव सबसिस्टेंस। अब सेकंड है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। इसमें क्या होता है, ये इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग होता है। जैसे कि कॉमर्शियल जो जो चीज यूजफुल हो, चाहे बनाना प्लांटेशन हो साउथ सदर्न पार्ट में या बम्बू प्लांटेशन हो नॉर्थ ईस्ट में, तो ये सब ना कॉमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें HYV सीड्स का यूज होता है, मॉडर्न इनपुट्स का यूज होता है। इस फार्मिंग का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी यूज होता है। फिर उसके बाद नहीं, ये कॉमर्शियल फार्मिंग हुआ। कॉमर्शियल फार्मिंग में HYV सीड्स लगते, केमिकल लगते, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मतलब इसका इतना इतना प्रोडक्शन किया जाए ताकि ना कॉमर्शियली तौर पे ना बहुत ज्यादा फायदा हो सके। इसके बाद है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, ये फार्मिंग प्रैक्टिस उस एरिया में किया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन होता है, तो लेबर इंटेंसिव करता है ताकि ना बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का यूज करता है ताकि हायर प्रोडक्शन हो सके इंटेंसिव फार्मिंग से। ठीक है, उसके बाद है प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या हो सकता है कि जो जो पौधे को ना ग्रो किया जाता है उसको प्लांटेशन क्रॉप में रखा जाता है। ठीक है, तो प्लांटेशन किस किस क्रॉप को किया जा सकता है? टी को, कॉफी को। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कैपिटल इंटेंसिव क्रॉप पैटर्न भी होते हैं, जैसे जिसमें कैपिटल हम सबको मिलता है, कैपिटल जिसका मेन थिंग होता है। ठीक है, तो इसमें ना 3 क्रॉपिंग पैटर्न होता है। रबी होता है विंटर के समय में, विंटर सीजन में नवंबर दिसंबर के समय में। फिर खरीफ होता है समर के समय में, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर के समय में। ठीक है, देखो अब ना इम्पोर्टेंट क्या है कि असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये ना ऐसे हैं जहाँ पे ना 3 वेराइटीज ऑफ राइस उगते हैं। ठीक है, इसमें ओटा है, अमन है, बोरो है। ठीक है, और उसके बाद ज़ैद क्रॉप्स होते हैं खरीफ, इसमें कुकुम्बर, वाटरमेलन, बिटर गार्ड, ये सब ना होते हैं। ठीक है, और फिर इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप जो है ना वो ना राइस है। राइस खरीफ क्रॉप नीड्स हाई टेम्परेचर अबव 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो खरीफ क्रॉप में सबसे मेन क्रॉप क्या है? राइस है। ठीक है, जिसके लिए 100 सेंटीमीटर रेनफॉल का जरूरत होता है। फिर व्हीट है इसका सेकेंड इम्पोर्टेंट क्रॉप जो वेस्टर्न इंडिया में उगाया जाता है, और ये रबी क्रॉप है। और फिर इसमें 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल का जरूरत होता है। टी है क्या कहता है, ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होता है। और ये ना क्या होता है
कि ना फर्टाइल लैंड का जरूरत होता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर का भी जरूरत होता है। फिर कॉफी जो है वो अरेबिक कॉफी होता है, जिसका डिमांड ना ऑल ओवर वर्ल्ड में है। हमारे जो अरेबिक कॉफी जो ग्रो किया जाता है उसका डिमांड ना ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ठीक है। और इसको प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में इंडिया में। अकॉर्डिंग टू 2008, यहाँ पे 2008 के सेंसस के हिसाब से बताया गया कि ना जो हमारा कॉफी है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में, कॉफी का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है 2008 के हिसाब से। फिर क्या है, कॉटन के बारे में है। कॉटन क्या है, अब देखो कॉटन का प्रोडक्शन होता है। अब कॉटन का प्रोडक्शन होता है तो कॉटन में क्या है कि इसमें बताया गया है कि ना इंडिया में ना होम है कॉटन का, और इसका बहुत सारे लेस रेनफॉल का जरूरत होता है और हाई टेम्परेचर का जरूरत होता है कॉटन के ग्रो करने में, ठीक है। फिर जूट को, जिसको गोल्डन फाइबर कहते हैं, ये भी फेमस है इंडिया के लिए, ठीक है, फिर हाई स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, कुछ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन भी जरूरत होता होगा ये सब इतने सारे क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो उसमें है कि ना रिफॉर्म इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि ना ये एग्रीकल्चर कंट्री है। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ, वो ना उसका मेन जो इम्फेसाइज था, मतलब मेन जो उसका इंपॉर्टेंट चीज जो उसका बैकग्राउंड था वो एग्रीकल्चर को लेके था, जमींदारी सिस्टम को लेके था कि जमींदारी एबोलाइज होना चाहिए। और जितने भी कलेक्टराइजेशन है 1960 में, वीट राइज ग्रीन रेवोल्यूशन फिर स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या 1990 में लॉन्च हुआ था लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे ना ऐसा हो कि लैंड को डेवलप किया जा सके और अनदर रिफॉर्म वहाँ पे मेड किया जा सके, जिसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म भी बनाए गए थे कुछ फार्मर्स के बेनिफिट करने के लिए, ठीक है। अब देखो एमएसपी क्या होता है, अब इम्पोर्टेंट चीज है एमएसपी। एमएसपी ना गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है कुछ क्रॉप्स पे। तो एमएसपी होता क्या है, तो एमएसपी ये होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे दिया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पे दिया जाता है। उसमें क्या बताया जाता है कि ना इंटरनेशनल जो कंपटीशन होता है, जो फेस करते हैं हमारे जो क्रॉप फेस करते हैं, तो ना उस पर स्टेप होता है कि मॉडरेट किया जा सके एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल रिसर्च द्वारा, कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी जो पटनागर, पंजाब एग्रीकल्चर, लुधियाना सेंट्रल एग्रीकल्चर, इम्फाल आनंद एग्रीकल्चर आनंद, आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर हैदराबाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समस्तीपुर और शाम हिंगी बॉटम प्रयागराज। तो ये सब ना ऐसे 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 जगह है जहाँ पे ना इसका डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। For the short piece of land so that they can be financially stable, he said, I will discuss इसी के लिए लैंड सीलिंग के लिए तो ग्राम भूदान स्टार्ट किया गया था, फूड सिक्योरिटी स्टार्ट किया गया था कि हर एक सिटीजन को फूड मिल सके, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया गया था कि बफर स्टॉक के लिए, कि ये ना बफर स्टॉक को रखा गया था ताकि उस एफसीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अगर फूड का सिक्योरिटी कम हो तो बफर स्टॉक से फूड को पहुंचाया जा सके जिनके पास फूड का नेसेसिटी है, ठीक है। स्कार्सिटी है, सॉरी। इम्पैक्ट और ग्लोबलाइजेशन का भी एग्रीकल्चर पे पढ़ा था। ग्लोबलाइजेशन में ऐसा हुआ था कि वन प्लेस टू अनदर ऑफिशियली इन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाया गया था वो ना उसके बारे में क्या है, ठीक है, उसके बारे में उसका क्या प्रभाव पड़ा था ग्लोबलाइजेशन को लेके, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारे इसमें ना। हाँ, तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन आए थे ना, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव भी ना हमारे एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ा था। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था हमारे एग्रीकल्चर के लिए। तो इसको ना कंपटीशन को कम करने के लिए और एफडीआई को इंक्रीज करने के लिए ना एग्रीकल्चर में बहुत सारे मेथड को किया गया। जैसे कि एग्रीकल्चर में बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें देखा गया था, प्रॉब्लम जैसे कि वाटर को लेके, इम्प्रूव मैनेजमेंट को लेके, फर्टिलाइजर को लेके, डिफॉरेस्टेशन को लेके, हार्मफुल इफेक्ट देखा गया था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ये सब प्रॉब्लम थे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और फिर लिबरलाइजेशन का। पर इसके कुछ स्टेप भी इसमें लिए गए थे ताकि इस चीज को कम किया जा सके। तो इसके लिए ना इतने सारे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया गया, हॉर्टिकल्चर स्टार्ट किया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग या स्टार्ट किया गया, जिसमें जीन रेवोल्यूशन वेस्टर्न कंट्री में जो पॉपुलर है उसको यूज किया गया। फिर गवर्नमेंट भी हेल्प किए थे और उसमें ना बताए थे रिफॉर्म स्टार्ट किए थे, जैसे कि भूदान स्टार्ट किए थे और फिर लैंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे, फिर एनएफसी एफसीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, ये सब चीज किया गया था, ठीक है। तो मतलब ऐसा बताया गया था कि ना
हमारा जो ग्लोबलाइजेशन, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जो ये आया था, न्यू ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, उससे हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। पर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा और फिर बहुत ज़्यादा मतलब इनिशिएटिव लिए गए और फिर हमारे फार्मर्स को समझाया गया कि किस हिसाब से हम सब ना इस जो न्यू ग्लोबलाइजेशन का एरा है उसमें कैसे हम सब टिके रह सकते हैं और अपने एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से बनाए रख सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम से हम सब सुलझने का काम भी किए, ठीक है। और फिर हमारा एग्रीकल्चर सही रहा कि अभी हम सबको फूड स्कार्सिटी का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जितना उस समय में था। कि एक टाइम में ऐसा था कि हम सबके यहाँ पे फेमाइन आ गया था जब बंगाल में, तो वो टाइम अब फिर से नहीं दोहराया जा सकता क्योंकि इतना हमारे पास बफर स्टॉक है एफसीआई के पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस पर बहुत सारा इनिशिएटिव रखे हैं और गवर्नमेंट का ये बहुत ज़्यादा यूजफुल और फिर बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।